गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम वायरल जो जीनोम था उसको हम डिस्कस कर चुके थे। वायरल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लिया था। देन हमने जो भी डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है, हम उस टॉपिक को भी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने 3 मैकेनिज्म को पढ़े थे: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, जीन ट्रांसफॉर्मेशन बाय वेक्टर्स। देन व्हाट वी वांट कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टर्स। देन डिफरेंट टाइप के जो वेक्टर्स है जो कि जीन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे हेल्प करते हैं, उन वेक्टर्स को हम डीपली स्टडी करेंगे। देखिए, वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कॉज डिजीज इटसेल्फ बट विच स्प्रेड इन्फेक्शन बाय कन्वेइंग पैथोजेंस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। मतलब वेक्टर जो है वो एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो खुद से किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं करता है, लेकिन इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शन मीन्स जो भी अपना जेनेटिक मटेरियल है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये पैथोजन की फॉर्म में काम करता है, रोग वाहक की तरह काम करता है और एक सेल से दूसरी सेल में इस तरीके से ये ट्रांसफ़र करता है। दे आर स्मॉल इन साइज एंड दे हैव कैरेक्टर्स फॉर रेप्लिकेशन। इनका साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है और इनके अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, मतलब ये खुद की अपनी कॉपीज़ बहुत सारी बना सकते हैं। देन vector is a DNA molecule and we added desirable gene or DNA in it, and after this process we are doing the cloning process or multiplication of these cell। तो इसमें क्या है कि वेक्टर जो है एक तरीके का डीएनए मॉलिक्यूल है, एक तरीके का डीएनए अणु है, जिसके अंदर हम अब क्या करते हैं, अपना डिज़ायरेबल डीएनए इंसर्ट करवा देते हैं। अपना डिज़ायरेबल जब हम डीएनए इंसर्ट कराएंगे तो क्या होगा, वो रिकॉम्बिनेंट टाइप का डीएनए बन जाएगा और इस डीएनए को हम किसी और बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र करके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं और उसमें हम उसकी क्लोनिंग करवा सकते हैं। देन इन अ वेक्टर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट इज़ मस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उस वेक्टर के जीनोम में 3 साइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है ओरिसी रीजन यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, दूसरी है सेलेक्टिव मार्कर साइट और तीसरी है हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर इसको हम कहेंगे रिकॉग्नाइजेशन साइट। ये 3 साइट्स जो हैं वो प्लाज्मिड की होना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर में ये 3 साइट्स का होना ज़रूरी है। तो इन अ वेक्टर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट इज मस्ट, ताकि रेप्लिकेशन साइट होगी तो क्या करेगा, जो वेक्टर है वो अपने रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कर सकेगा, रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकेगा और अपनी कॉपीज़ जो है वो बना सकेगा। देन ईजिली इंसर्शन प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। इस तरीके का वेक्टर होना चाहिए जिसमें हम इंसर्शन जो है, इंसर्शन करना मतलब अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करना, तो जिसमें इजीली हम जो इंसर्शन प्रोसेस है वो हो सके। जैसे मान लीजिए ये हमारा बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड सेल का ये जो सर्कुलर डीएनए है, हमने इसको क्या किया है, बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक एंजाइम की इस पर एक्टिविटी कराएंगे और वो एंजाइम कौन सा होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होगा वो एक पॉलीएंड्रोमिक जो सीक्वेंस होगा उस पर कट लगा देगा। कट लगाने से ये इस तरीके की एक एंड्स जो हैं इसके ओपन हो जाएंगे। देन हमारा जो डिज़ायरेबल डीएनए है वो हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम यहाँ पर इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो हमारा वेक्टर बना है, ये जो हमारा प्लाज्मिड है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अपना एक डीएनए जीनोम लेकर के बैठा है और उसके साथ हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर इंसर्ट करवा दिए हैं, तो ये एक रिकॉम्बिनेंट टाइप का है। तो इस तरीके का होना चाहिए जिसमें इंसर्शन प्रोसेस है, इजीली हम इंसर्ट करवा सके अपना डिज़ायरेबल डीएनए। नेक्स्ट, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज इजी गोइंग।
इस तरीके का होना चाहिए वेक्टर जो इसको हम इजीली आइसोलेट कर सके। आइसोलेट जैसे अभी हमने इस बैक्टीरियल सेल से इसे लिया है तो इसको आइसोलेशन हमने इजीली करवा लिया। एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन मीन्स यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बात करें कि जब हमने इसको बैक्टीरियल सेल से निकाला है, रिमूव किया है, तो यहाँ पर कोई भी जीनोम जो है, जो कि बैक्टीरियल, आपको पता है कि बैक्टीरियल में 2 तरीके के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जीनोम प्रेजेंट होते हैं। एक जो इस बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एक सर्कुलर डीएनए जो है वो उसे हम प्लाज्मिड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन इस जीनोम के साथ ना हुआ हो, वो पूरी तरीके से प्योर हो, तो इस तरीके का हमारा वेक्टर होना चाहिए। देन प्रेजेंस ऑफ रिपोर्टर जीन इज मस्ट। रिपोर्टर जीन क्या करते हैं? ये रिपोर्टर जीन होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया पर उस तरीके का बेस पेयर सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको हम पहचान सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकें मार्क करने के लिए। ठीक है, ये क्या करेंगे, जैसे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, जब इसको हमने किसी रिपोर्टर जीन के साथ में इसको करवाया इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर कुछ मार्क ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर इस रिपोर्टर जीन की एक्टिविटी होगी, तो ये एक पर्टिकुलर मार्क कर देगा। जैसे आपने लैकोपेरोन पढ़ा था, उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो साइट थी वो हमारी एक तरीके का रिपोर्टर जीन साइट था, जो कि मार्क कर रहा था कि यहाँ पर प्रेजेंट जीन जो होंगे वो गैलेक्टोसाइडेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए नेक्स्ट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, MCS मीन्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। बहुत सारी अगर वेक्टर्स के अंदर क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होगी तो हम अपना डिज़ायरेबल डीएनए इंसर्ट करवा करके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनवा सकते हैं। देन मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स और रिकॉग्नाइजेशन साइट्स। जब बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स में अगर पूरे कंप्लीट प्लाज्मिड में केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होगी तो क्या होगा, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्टिविटी करेगा, एक ही जगह कट लगेगा और एक ही जगह पर हम अपना डिज़ायरेबल डीएनए इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल साइट्स होगी तो मल्टीपल साइट्स होने पर उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीलिंकर साइट। और पॉलीलिंकर साइट्स अगर होंगी तो क्या होगा कि इस पॉलीलिंकर साइट्स के होने के कारण हम डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी करवा सकते हैं और डिफरेंट क्लीवेज पैटर्न्स पर कट लगवा करके हम अपना डिज़ायरेबल जीन इंसर्ट करवा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मुझे ए वैरायटी का डिज़ायरेबल जीन इंसर्ट करना है और अगर मैं दूसरी वैरायटी का डिज़ायरेबल जीन इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे इस पर्टिकुलर साइट पर कट लगवाना पड़ेगा। देन इस पार्ट को रिमूव करके हम अपना डिज़ायरेबल जीन यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, अपना डिज़ायरेबल डीएनए यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते। तो एक ही टाइम में हम 2 तरीके के जो अपने कैरेक्टर्स हैं उनको एक्सप्रेस करवा सकते हैं। देन सेलेक्टिव मार्कर साइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए। सेलेक्टिव मार्कर साइट्स कौन सी साइट्स होती हैं? ये वो साइट्स हैं जिन पर हम किसी भी एंजाइम्स की एक्टिविटी करवाते हैं और ये हमारी रिकॉग्नाइजेशन साइट से ही लिंक्ड होती है। यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस ही प्रेजेंट होगा। इसके साथ अब ये तो था सारा कैरेक्टर किसका, एक वेक्टर के अंदर हमें क्या क्या चाहिए। आपके सिलेबस के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, 1 बाय 1 हम हर एक वेक्टर की जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अभी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके अंदर बायोटेक का जो पेपर हुआ था उसके मेन एग्ज़ाम में बी पार्ट में ये पूछा गया था कि PBr 322 प्लाज्मिड का आप एक्सप्लेन कीजिए, उसका जीनोम ऑर्गेनाइजेशन बताइए। तो ये अभी 2020 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, अभी 21 से 9 अक्टूबर तक, ये अभी पूछा गया है। देखिए PBr 322 इट्स अ फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। ये पहला कृत्रिम रूप से बनाया गया लैब के अंदर बना हुआ ये वेक्टर है। इसका नाम PBr 320 क्यों है? P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर और R फॉर रॉड्रिगेज। ये दोनों बॉलीवर और रॉड्रिगेज ने इसको आइडेंटिफाई किया था, इसको बनाया था। इसको बनाने का श्रेय इन दोनों को जाता है, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, इन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया था। 322 इज़ अ कॉपी नंबर कि अभी तक हम इसकी 321 कॉपी पहले बन चुकी है और हम 322 कॉपीज़ अब हमने बनाई है। तो PBr 322 का फुल फॉर्म है प्लाज्मिड बॉलीवर रॉड्रिगेज, कॉपी नंबर 322।
इस प्लाज्मिड के स्पेशल फीचर्स देखिए, एक तो इस प्लाज्मिड का लेंथ जो होता है उसमें लेंथ इसका होता है 4362 बेस पेयर सीक्वेंस, मतलब इतना लंबा ये इसका साइज होता है, इतने बेस पेयर सीक्वेंस इस प्लाज्मिड के डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ इसमें 12 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स होती हैं, इसका मतलब है कि बहुत जगह से डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी हम इस प्लाज्मिड पर करवा सकते हैं और अपने डिज़ायरेबल डीएनए को वहाँ उन पर्टिकुलर साइट्स पर इंसर्ट भी करवा सकते हैं। देन 2 सेलेक्टिव मार्कर साइट्स आर प्रेजेंट। 2 सेलेक्टिव मार्कर साइट्स होती है। PBR 322 के केस में जो 2 सेलेक्टिव मार्कर साइट्स हैं वो 2 एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस शो करती है, प्रतिरोधकता दिखाती है, और वो 2 सेलेक्टिव मार्कर साइट्स जो हैं वो टेट्रासाइक्लिन के लिए और एम्पिसिलिन के लिए ही रेजिस्टेंस शो करती है। तो इनके लिए रेजिस्टेंस शो करती है। इसकी रेजिस्टेंस शो करना मीन्स कि जब हम इसको इस तरीके से इनसे ट्रीट करवाते हैं तो इस प्लाज्मिड पर इसका कोई अफेक्ट नहीं होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो इस मैटर पर भी सरवाइव कर जाएगी। अगर किसी भी एंटीबायोटिक्स के लिए प्लाज्मिड रेजिस्टेंस शो नहीं करता है तो उस प्लाज्मिड की डेथ हो सकती है। अगर रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे अंदर ही एंटीबायोटिक्स जो हम ले रहे हैं उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उस एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट जो होगा हमारे ऊपर भी गलत पड़ सकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ही पर्टिकुलर कुछ एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होती है और वो सप्रेस हो करके हम जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उसको इफ़ेक्ट नहीं होने देती है, उसको कंट्रोल करके रखती है। देन ये है PBR जीनोम का PBR 322 का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर ये है ओरिसी रीजन। ओरिसी रीजन मीन्स यहाँ ये रीजन जो है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। यहाँ पर्टिकुलर साइट से हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बेस पेयर सीक्वेंस 4362 बेस पेयर सीक्वेंस का इसका लेंथ होता है। इसके साथ ये 2 जो हमारे सेलेक्टिव मार्कर साइट्स हैं, इन दोनों सेलेक्टिव मार्कर साइट्स के लिए रेजिस्टेंस शो करता है। AMPR मीन्स एम्पिसिलिन एंड TETR इज टेट्रासाइक्लिन। इन दोनों के लिए ये रेजिस्टेंस शो करता है जो पर्टिकुलर इस साइट्स पर, इन दोनों सेलेक्टिव मार्कर साइट्स पर प्रेजेंट है। अब देखिए AMP जो साइट्स हैं उस पर PST1 और PUV ये दोनों रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी कराएंगे वो इन दोनों साइट्स पर कट लगाने की कोशिश करेगा। जैसे ही हम अपना डिज़ायरेबल मान लीजिए कि हमने कट लगवाया, इस साइट पर कट लगाया, अपना डिज़ायरेबल DNA यहाँ पर इंसर्ट करवाया, तो इस एम्पिसिलिन जो है इसकी सीक्वेंसिंग जो होगी उसमें चेंजेस आ जाएंगे, इसकी सीक्वेंसिंग में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हम आगे इसका जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किस तरीके से प्रोसेस होती है उसको डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम बात कर रहे हैं जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पर। उसी तरीके से जो टेट्रासाइक्लिन है वो टेट्रासाइक्लिन BAMH1 और SAL1 के लिए हमारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं और ये क्या करेंगी, ये दोनों एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर ही हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो जो भी हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा वो इन्हें आइडेंटिफाई करेगा। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1A, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये क्या करेगा, इन पर एक्टिविटी करेगा और एक्टिविटी करने के बाद में ये यहाँ पर कट लगाएगा एक क्लीवेज पैटर्न पर, जो कि हमारा पहली एंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, वहाँ कट लगा देगा, इसके एंड्स फ्री होंगे, तब हम अपना डिज़ायरेबल DNA क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये था PBR 322 का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। हम 1 बाय 1 सारे प्लाज्मिड के जीनोम ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। देन उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, किस तरीके से प्रोसेसिंग होता है, उसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कल टॉपिक नया डिस्कस करेंगे।